हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं डीएनए नहीं ले पाया था तो मैंने कल के और आज के डीएनए को क्लब कर दिया है 19 और 20 जुलाई के। ठीक है, तो आज के इस डीएनए में हम लोग पढ़ेंगे डिसेबिलिटी का जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और अदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में, जैसे टोमेटो का रेट क्यों बढ़ा उसके एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ बातों का बहुत डिटेल से डिस्कशन होगा। तो आज के इस डीएनए की शुरुआत करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोफाउंड आईएएस का इनिशिएटिव है उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे फाउंडेशन कोर्स ऑन आरंभ बैच अभी शुरू हो रहा है। ठीक, 1 अगस्त से इसका बैच शुरू होगा। अगर आप लोग 1 ईयर की कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो आप समझ लीजिए कि दिस इज़ द बेस्ट कोर्स। इसमें हम 100 डेज कोर्स सब कुछ से सिमुलेट कर देंगे। इसके अलावा इसमें क्वालिटी आंसर राइटिंग होगा, कंप्लीट कवरेज ऑन प्रीलिम्स एंड मेंस होगा। इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो। एट द सेम टाइम यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल वो भी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। पेपर 1 पेपर 2 का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस ये हमारा चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा जो ग्रुप जो हमारा ऐप है उसमें ये तीनों कोर्सेज मिलेगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मूविंग अहेड, अ जॉब एंड अ करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। अब ये आर्टिकल क्या है कि डिसेबल्ड का जो जॉब है और करियर है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसके बारे में है ये। ठीक है, तो ये आर्टिकल की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 समझ में आ रहा है, और पीएसएआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट पीएसएआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, सोशियोलॉजी वालों के लिए भी ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा है इन्होंने, कहा कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये अक्सर हम जुडिशरी में जब केसेस बहुत पेंडिंग होता है तो उसको लेकर हम लोग कहते हैं कि अगर आपको जस्टिस देना है तो टाइम पे दीजिए, अदरवाइज वो जस्टिस डिनाइड की तरह ही है। तो इस आर्टिकल की शुरुआत कुछ यहाँ से स्टार्ट हुई है। और अक्सर हमारे केसेस पेंडेंसी में इसलिए जाते हैं क्योंकि लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, केसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लैक ऑफ जुडिशियल अटेंशन रहता है फॉर एग्रीड पार्टी इज़ कंसर्न। इसके अलावा रिसोर्सेज, पावर, सपोर्ट, ये सब भी चीज़ मिसिंग होता है। इस वजह से जस्टिस में हमें काफ़ी लेट हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात है डिसेबिलिटीज़ के रिजर्वेशन की बात, तो इन सब चीज़ों में ये चीज़ अप्लाई होता है कि डिसेबल्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं जुडिशियल अटेंशन उनका कम रहता है, पॉलिसी अटेंशन कम रहता है, तो कई बार जो है उनके जो राइट्स जो होते हैं वो डिनाई हो जाते हैं। स्पेशली जॉब में जो रिजर्वेशन में जो आपका डिसेबल्ड के रिजर्वेशन की बात होती है, तो ये काफ़ी लंबा बैटल रहा है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये भी काफ़ी समय तक डिनाइड रहा, लेकिन बाद में मिल गया। ठीक है, अब इधर आर्टिकल सुनिए क्या बोला है। 1995 में जो है पीडब्ल्यू एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 में पास हुआ। यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो 1995 में पास हुआ। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि राइट ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन जो है टू बी एम्प्लॉयड एंड प्रोमोटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑन इक्वल बेसिस विद अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये एक्ट पास हुआ इसमें कहा गया कि भाई डिसेबल पर्सन के लिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा इक्वल बेसिस पर जैसे कि अदर लोगों को मिलता है। लेकिन ये कैसे मिलेगा भाई? आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, जिसके तहत होता है कि जो डिसिमिलर लोग हैं उनका डिसिमिलर ट्रीटमेंट होगा। अब चूंकि ये जो हैं इक्वली प्लेस तो है नहीं डिसेबल्ड, दे आर फिजिकली नॉट एबल्ड, तो आप इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो पहले जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जॉब में फिजिकली डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन जब ये एक्ट पास हो गया तो नाउ ग्रुप ए ग्रुप बी में भी 3% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये रिजर्वेशन तो आपको मिल गया, लेकिन क्या जॉब की शुरुआत में एंट्री में तो रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन प्रमोशन में मिलेगा कि नहीं? तो ये बात काफ़ी दिनों तक डिनाइड रहा, थैंक्स टू दी इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी से केस के कारण, ठीक है, मैंने थैंक्स सार्कास्टिकली बोला है थोड़ा सा। एक्चुअली इंदिरा साहनी केस में ये हो गया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप बैकवर्ड क्लास के हो तो।
ठीक। तो SC ST को तो रिजर्वेशन मिला, लेकिन जब फिजिकली डिसेबल्ड की बात हुई तो उसमें रिजर्वेशन की बात को जो है शुरुआत में इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 1998 आने तक, 1998 के बाद DOPT ने पास किया और बोला कि प्रमोशन में भी जो है आपको जो है डिसेबल्ड को जो है रिजर्वेशन मिलेगा। ये बात आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1998 के बाद कहा गया कि भाई ऐसा है, अब प्रमोशन में भी आपको जो है डिसेबल्ड को रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन 2005 में प्रमोशन में डिसेबल्ड को रिजर्वेशन की बात को 2005 में डिनाई कर दिया गया और DOPT ने अपने इस डिसीजन को कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा जो 1998 में लिया गया था उसको विड्रॉ कर लिया। समझ रहे हो बातों की नहीं। पर जब इसी जैसे ही ये विड्रॉ हुआ तभी बहुत सारे केसेस डाले गए। तो 2008 में जाकर राजीव गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। उसमें ये केस जो था बहुत सालों तक डिस्कस हुआ, करीब करीब 8-9 साल के डिस्कशन के बाद ये कहा गया कि भैया अब जो है रिजर्वेशन में भी प्रमोशन मिलेगा। इट वॉज एडजुडिकेटेड टू ग्रांट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिसेबल्ड फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी विच रिग्रेटेबली हैज बीन टेकन बैक बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन 2005। समझ लो बातों की नहीं। लेकिन बाद में 8 साल का फाइनल 2016 में जब फाइनल जजमेंट आया तो उसमें ये कहा गया कि भाई ग्रुप ए ग्रुप बी में डिसेबल्ड को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन दे दिया गया इस गुप्ता केस में, ठीक है। राजीव गुप्ता केस में जब मिस्टर गुप्ता केस आया तो 2017 में जो है 2016 में ये जजमेंट आया तो 1 साल हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, कोई प्लान ही नहीं किया। तो फिर जो राजेश गुप्ता जी थे उन्होंने 2017 में फिर से केस कर दिया कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का भी केस आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि हाँ भाई रिजर्वेशन में बेसिकली प्रमोशन में डिसेबल्ड को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन तब से लेकर आज तक जो है रिजर्वेशन में प्रमोशन में डिसेबल्ड को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ये कहीं ना कहीं डिनाइल ऑफ राइट्स है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है और इनको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो डिसेबल्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 तीनों के तहत आते हैं। और आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, जहाँ पे लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक होता है ना, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक होता है। क्योंकि डिसेबल्ड और फिजिकली एबल्ड दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, इसी प्रकार बेनिफिट्स में भी दोनों का एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आपको डिसेबल्ड के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो जॉब की एंट्री में तो 3% रिजर्वेशन हो गया, थैंक्स फॉर दी थैंक्स टू दी फिजिकल PWD एक्ट, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड एक्ट के तहत 3% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन यहीं पर आपको जो है वो रिजर्वेशन वॉज क्वाइट डिनाइड। समझ में आ रहा है। ये रिजर्वेशन जो है वो आपको शुरुआत में तो 2005 में और 2005 में जो है ये DOPT ने कह दिया था कि हाँ भाई हम दे देंगे ग्रुप ए ग्रुप बी में, लेकिन बाद में उन्होंने जो है इस चीज़ को ले लिया। 2005 के अपने 1998 में तो इन्होंने कह दिया था कि हम देंगे रिजर्वेशन, ठीक है, प्रमोशन में। लेकिन 2005 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया। फिर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन का कोई नामो निशान नहीं है। अब समय आ गया है कि इसके रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर जी जॉब के एंट्री में रिजर्वेशन मिला तो फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन का क्या तुक बनता है? सर बिल्कुल बनता है। देखिए एक बात समझिए, जो रिजर्वेशन की बात आती है उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। हो सकता है कि एक बार सर्विस में आने के बाद इन पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा इनको जल्दी से जल्दी वो राइट नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला सिचुएशन आ जाएगा और ये चीज़ ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट आर दी पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल? पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? आपको पता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसको मैं PWD लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आर्टिकल 14 के तहत इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के तहत इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ के तहत प्रोटेक्टेड है, लॉ के तहत प्रोटेक्टेड है। आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग से? आपको मेरी बात एकदम समझ में आ रही है ना? अब आप ये मुझे, तो अब ये हुआ कि 2005 में एक्ट पास हुआ, माफ़ करिएगा 1995 में एक्ट पास हुआ, ठीक है।
और 1998 में देखिए एक्ट पास होते ही जो था उससे पहले भी 3% रिजर्वेशन दिया गया था ग्रुप सी ग्रुप डी में, लेकिन एक्ट पास होने के बाद 3% रिजर्वेशन जो है वो ग्रुप ए और बी में एंट्री लेवल पे दिया गया। लेकिन 1998 में जाकर जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। इसने डीओपीटी के अपने जो नोटिफिकेशन था उसके थ्रू मिला, जो कि 2005 में डीओपीटी ने विड्रॉ कर लिया कि नहीं भाई हम प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हैं। क्यों गड़बड़ हैं? क्योंकि भैया आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो बैकवर्ड सेक्शन की बात करता है उसमें डिसेबल्ड भी आता है, तो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर SC ST को मिलता है डिसेबल्ड को भी मिलना चाहिए। समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने राजेश गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा भी था कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पर अभी तक वो रिजर्वेशन नहीं मिल पाया है प्रमोशन में। बहुत जल्दी से जल्दी ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जस्टिस डिलेड टू द जस्टिस डिनाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर ये मतलब ऐसे लिखना भी होता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो उसमें ये बात आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि what are the salient feature of persons with disability act 1995 how this legislation is the paradigm shift in equity, ठीक है। डिस्कस इश्यूज एंड रेमेडीज, अच्छा 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। चलो आगे का हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। अब देखो आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो था, ये ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के ब्रोकरशिप के अंदर, मतलब विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। इसके तहत इंडस एंड जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, ठीक है। आपको पता होगा कि जो इंडस है, इंडस और ट्रिब्यूटरी के मामले में इंडिया जो है वो अपर रिपेरियन है। अपर रिपेरियन उन्हें माना जाता है जहाँ से रिवर पास होती है, और लोअर रिपेरियन उसे माना जाता है जहाँ कोई रिवर जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपर रिपेरियन का थोड़ा सा जो है जोग्राफिकली एडवांटेज में रहता है, क्योंकि वहीं से वाटर जाती रहती है, वहीं से ओरिजिन होता है, और जहाँ को जाता है उसको हम लोग लोअर रिपेरियन कहते हैं। तो दोनों कंट्रीज के बीच में इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके तहत जो चेनाब, झेलम और आपका जो है इंडस, ठीक है, इसको वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, ये दे दिया गया पाकिस्तान को, ठीक। और इंडिया इसमें नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके रेस्ट ऑफ द रिवर्स थे, जैसे कि आपका हो गया रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों के तीनों इंडिया को डेडिकेट कर दिया कि इंडिया इसका इस्तेमाल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है? अब इस ट्रीटी में सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना सारा 1960 के बाद आप देखिए कि 1965 में भी इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ, 1971 में भी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इतनी बार टेंशन हुआ। 1990s में आपका कारगिल वॉर हुआ, इतने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, लेकिन इस ट्रीटी को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचा। समझे बातों की नहीं?
ये दिखाता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में कैसे कोऑपरेशन है। लेकिन दो कंट्रीज़ को एक बात समझनी पड़ेगी, स्पेशली पाकिस्तान को, कि वो ठीक है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर रिवर जो होता है ना वो एक इकोसिस्टम की तरह वर्क करता है। आप रिवर को बांट नहीं सकते कि चल भाई आज से ये तेरा ये मेरा, ठीक है। तो दोनों को समझना होगा कि नो हार्म यूज़ करना है इस इंडस वाटर एंड ट्रिब्यूटरी सिस्टम को, ठीक है। पाकिस्तान सोलो राइट्स इन रिवर्स पे नहीं मांग सकता और इंडिया अपर रिपेरियन नहीं दिखा सकता। अब आप बोलेंगे सर जी क्यों नहीं कर सकता, इंडिया सारी नदियों को बंद कर दे, सारा का सारा पानी इस्तेमाल कर ले। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर चाइना भी आपके साथ यही करेगा, फिर आप कुछ नहीं कह पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चाइना भी ब्रह्मपुत्रा को रोक देगा, तो ऐसे तो सभी रिवर्स रोकने लग जाएंगे, तब तो हो गया फिर इकोलॉजी की। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही समझ लो, यही है इंडस वाटर ट्रीटी, है ना। थोड़ा सा मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अभी आर्टिकल क्या कहता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन को दर्शाता है कि कितने सारे वॉर हुए, कितने सारे इश्यूज़ हुए, कितने सारे टेंशन हुए, पर दो कंट्रीज़ के बीच में कभी इसको लेकर रिफ्ट नहीं आया, ठीक है। हालांकि कई बार ऑब्जेक्शंस किए गए, जैसे कि किशन गंगा प्रोजेक्ट इंडिया बना रही है, किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, उस पर इंडिया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है। तो इसको लेकर जो है कई बार मुद्दा उठाया गया, कई सारे जो है नॉन कंजेम्पटिव यूज इस्तेमाल किया इंडिया ने। और अभी पाकिस्तान जो है, चूँकि इंडिया ने किशन गंगा प्रोजेक्ट बना दिया और झेलम जो है वो डेडिकेटेड टू पाकिस्तान है, तो जो पाकिस्तान थी वो पहुंच गई तुमको जो है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन पर। इंडिया ने हालांकि मतलब कि ऑब्जेक्शन भी दिखाया कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ एडजुडिकेशन का इस पर जो है बेसिकली जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, मेरा जुरिस्डिक्शन बनता है और पाकिस्तान का जो एलिगेशन है वो सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो बायलैटरल वाटर एग्रीमेंट जितने भी होते हैं ना, इसमें बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ अंडर द ब्रोकरशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें हुआ कि वाटर शेयरिंग होगा, दो दो तीन तीन रिवर बांट दिए गए दोनों को। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो अब मान लीजिए कि झेलम, इंडस और सतलज पर आपने कहा कि वो पाकिस्तान को डेडिकेटेड है, इंडिया चाहे तो नॉन कंजम्पटिव यूज़ कर सकता है। अब मुझे एक बात आप बताइए जो क्लियर कट बात है कि क्या इस अग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज को लिया गया? क्या ये जो वाटर शेयरिंग है दो कंट्रीज़ के बीच में, इसमें वाटर क्लाइमेट चेंज को नहीं लेना चाहिए था? क्लाइमेट चेंज हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ओवर दी वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द रिवर्स। अब मुझे ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है पानी पर, तो कैसे आप शेयर कर पाएंगे? तो जो भी बायलैटरल वाटर एग्रीमेंट्स आज की डेट में होते हैं, बायलैटरल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स, उसमें इस क्लाइमेट चेंज का और ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो होता है, या फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को जरूर कंसीडर करना चाहिए। उस हिसाब से ही आप जो है कम कर सकते हो। लेकिन अक्सर जो है ये अकाउंट लिए नहीं जाता। उस समय में तो इतनी बात ही नहीं होती थी क्लाइमेट चेंज की, है ना। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, रादर देन इस टाइप की चीज़ों को कंसीडर करते हुए, तो पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई उसके हिस्से का पानी जो है एकदम क्लियर करे इंडिया, और इंडिया चाह रहा है कि उसके हिस्से का पानी एकदम क्लियर रहे। समझ लो बातों की नहीं। तो वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, नॉट इवन दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, ये एक तरह का नॉन कोऑपरेशन की तरफ चला जाता है। आप बात समझ लो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द थ्रस्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर्स which India believes to be the object and purpose of the Indus Water Treaty, as opposed to the Pakistan understanding to the uninterrupted flow of water to its side। ये देखिए ये क्या स्टेटमेंट है, गजब का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब ये था कि ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर हो सके बोथ साइड द्वारा, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ऑप्टिमल यूज कुछ नहीं, जो उसके हिस्से का पानी है उसका अनइंटरप्टेड फ्लो होगा। तो ये चीज जो होता है ना सर जी, जो दो कंट्रीज के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको वो क्रिएट करता है दो कंट्रीज के बीच में टेंशंस को। ये बात ध्यान रखिए। अब इन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हैं आप कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट क्या कहता है। तो एक है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस लॉ एकम्पनाइंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, और दूसरी चीज आती है नो हार्म रूल। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा है कि एक तो जब भी वाटर शेयरिंग हो
वो इक्विटेबल और रीजनेबल शेयरिंग हो, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश में तीस्ता को लेकर हो या फिर इंडस को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो। उन दोनों कंट्रीज में इक्विटेबल होना चाहिए और रीजनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दो कंट्री में एकदम अनइंटरप्टेड, मतलब अनहिंडर्ड अनइंटरप्टेड फ्लो तो नहीं हो सकता ना सर। तो दोनों कंट्रीज जो है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें। और दूसरी चीज, नो हार्म यूज हो। आप पानी का इस तरह इस्तेमाल करें कि कोई हार्म ना पहुंचे रिवर सिस्टम को, ये ध्यान रखिए। वही आर्टिकल 6 भी इस बात को कहता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये बात समझना होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में मतलब दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन रहे, नो हार्म यूज रहे और एट द सेम टाइम इक्विटेबल और रीजनेबल शेयरिंग रहे, जो कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट के इन कंसोनेंस में है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जो जो बातें मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एब्यूज एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या मुद्दा हुआ है। मुद्दा ये है कि एक लड़की थी अनुष्का, 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थी। उसने देखा कि भाई मेरे ऑनलाइन इमेज में मेरा नेकेड फ़ोटो है। अनुष्का ने देखा कि भाई मेरा नेकेड फ़ोटो जो है ऑनलाइन में दिख रहा है और मेरे कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो घूम रहा है। अब देखिए चक्कर क्या है इससे। अब वो लड़की जो ये जब देखी तो सोची कि मैं सुसाइड कर लूँ, और मतलब सुसाइड करने की नौबत पे आ गई थी। अब इससे आप क्या समझते हैं? देखिए सर, आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि किसी का बॉडी है, किसी का सर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉर्फ इमेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी के भी जो आपका जो इमेज है उसको मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज में क्या होता है कि उनके बॉडी को मॉर्फ या उनके जो पिक्चर को मॉर्फ करके प्रेजेंट करते हैं और कई बार इस टाइप की बुलिंग वगैरह करी जाती है। इसे हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। समझ में आ गया? और ये बहुत हो रहा है। ठीक, इससे क्या हो रहा है कि मॉर्फ न्यूड इमेजेस बनाए जा रहे हैं, सेक्सुअलाइज किए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, डिजिटल फ्लैशिंग की जा रही है। समझ रहे हो? इसके वजह से क्या होता है, कई बार लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड वगैरह भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इनको रोकने के लिए करने की बात हो रही है। सबसे पहला इन्होंने क्या कहा है कि जो सोशल मीडिया वगैरह है उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके सबसे ज़्यादा यूज़र इंडियंस हैं। लेकिन भाई साहब, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सब में ये देखने को मिल रहा है कि इतने सारे ऑनलाइन यूज़र्स इंडियन होने के बावजूद जो इंडियन एब्यूज़ेस वगैरह होते हैं उनको फ़िल्टर करने का तरीका नहीं होता है। इनके जो एब्यूज़ का फ़िल्टर करने का लार्जली जो तरीका होता है वो होता है अमेरिकन एब्यूज़र्स को। समझ में आ रहा है? अमेरिकन वर्ड्स को ये हटा देते हैं लेकिन इंडियन वर्ड्स को नहीं हटा पाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये दिक्कत है। तो मेटा को जो इतने ज़्यादा भारी यूज़र हैं इंडिया में उसके, इसको ये चीज़ करना चाहिए कि जो ऐसे वर्ड्स जो कि इंडियन सेंट्रिक हैं उनको वो जो है दूर करें। ठीक है, उनको हटाने का, उनको फ़िल्टर करने के लिए जो है अपने एल्गोरिदम को सेट करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोला कि ये जो डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है ना, उसमें इस टाइप की चीज़ें जो हों उनको इंक्लूड जरूर करना चाहिए और उस पर पिनलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगा ना सर, तो वो भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बाद में जाकर। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जिसमें डीप फेक्स वगैरह आ जाते हैं, पता ही नहीं कर पाओगे कि सर जी आप इमेज क्या, अभी तो आप पकड़ लेते हो, बाद में आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो फिर ऐसे तो सर जी कितना स्टिग्मा आ जाएगा। सपोज किसी ने देखा कि मेरा न्यूड इमेज आ रहा है और वो व्हाट्सएप सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो इसके वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना सर, है ना? तो यही ये आर्टिकल में बोलने की कोशिश की जा रही है। वाई आर टमेटो प्राइसेज स्टिल हाई। देखो 2-3 चीज़ें हैं, अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। एक तो पहली बात समझिए कि टोमेटो जो है वो पिछले 3-4 सालों में घट रहा है उसका प्रोडक्शन। 2019-20 में 21.187 मिलियन था, 2021-22 में 20.69 मिलियन टन है और 22-23 में 20.62 मिलियन है। अब सवाल उठता है कि ये जो पिछले 3 सालों में जो टोमेटो का प्रोडक्शन घटा है उसका कारण क्या है? देखिए उसके 2 कारण ये बता रहे हैं। ठीक है, एक कह रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी हुई थी अभी आपको अप्रैल मई के महीने में, बहुत गर्मी, हीट वेव चलने लगा था। तो ज़्यादातर लोग जो तुम्हारा जो टमेटो का जो प्रोडक्शन था वो ना इस गर्मी की वजह से सड़ गया। समझ में आ रहा है? और कई बार कहीं पर विल्टिंग हो गई, कहीं पर जो है वो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, टाइम पे बारिश भी नहीं हुई साउथ इंडिया में, तो इसके वजह से ज़्यादातर टमेटो प्रोडक्शन ख़राब हो गया। इसके वजह से और प्रोडक्शन कम हो गया। दूसरा चीज़ ये क्या कह रहे हैं ना कि टमेटो के जगह पर कुछ और प्रोडक्शन की बात करी जा रही है। टमेटो के जगह पर इन्होंने कहा है क्या कि ये जो है ना कोई और जैसे बीन्स उगा लेते हैं, वो ज़्यादा इनको लुक्रेटिव लगता रहता है। क्योंकि कुछ साल पहले टमेटो का रेट बहुत कम हो गया था, समझ रहे हो, 11, 12, 15 रुपये में। तो लोगों को लगता है कि इतना लुक्रेटिव क्रॉप नहीं है,
इसके वजह से भी जो है लोग शिफ्ट इन दी एग्रीकल्चर देखने को मिला और टमाटो से कुछ और प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। एक आध बात और भी है, देखो टमाटो जो होता है ना वो बेसिकली रबी एंड खरीफ दोनों क्रॉप होता है, ठीक है। और अगर रबी का होगा तो वो करीब करीब आपको ये समझो कि उसका हार्वेस्टिंग मार्च से लेकर अगस्त के बीच में होता है। और अगर वो खरीफ का अगर है, रबी का है तो आपका वो मार्च से लेकर अगस्त, और अगर खरीफ का होगा तो वो और भी ज़्यादा मतलब आगे चला जाएगा। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इन्होंने एकदम एग्जैक्ट सीजन के वाइज इन्होंने बताया कि देखो इनका कहते हैं क्या कि जुलाई से अगस्त तक जो होता है वो लीन सीजन होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो कम है, ठीक है। और इन्होंने बोला है क्या कि जो ये क्योंकि डबल वेदर में होता है, देखो यहाँ पर खरीफ और रबी, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट, देखो ये देखो खरीफ एंड रबी क्रॉप होता है। ये बोलते हैं कि द रबी क्रॉप जो होता है मार्केट में वो मार्च से अगस्त के बीच में आता है, ठीक है। और जो खरीफ क्रॉप होता है वो सितंबर तो शुरू होता है और दिसंबर तक जाता है। तो जरा गौर करिएगा, जो आपका रबी है वो आ रहा है कब, मार्च से अगस्त के बीच में, और जो खरीफ है वो सितंबर से आ रहा है। तो देखिए अगस्त से सितंबर के बीच में ट्रांजिशनिंग है। तो यहीं पर आपको अगस्त सितंबर में आपको दिखाई देगा कि हर साल आपको टमाटर जो है महंगा है, टोमेटो, समझे बात हो कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात जो है टॉप में सबसे ज़्यादा टमेटो ही जो है वल्नरेबल माना जाता है, और बहुत पेरिशेबल गुड्स भी है, कई जगह पे इसकी होर्डिंग भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना टमेटो रेट को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं, आपसे एग्जाम में प्रीलिम से पूछ सकता है कि टमेटो क्या है, रबी क्रॉप है खरीफ क्रॉप है, तो आप बोलेंगे दोनों है, ठीक है। SC agrees to list pleas to criminalize marital rape before 3 judge bench। अब इन्होंने क्या हुआ ना कि देखिए आर्टिकल 375 में एग्जेम्पशन दिया गया है कि मैरिटल रेप इज नॉट अ रेप, राइट, वो ध्यान रखिएगा। तो अब क्या हो रहा है ना कि इसके इस प्रोविजन को, यानी कि 375 में एग्जेम्पशन है कि मैरिटल रेप जो है वो डिक्रिमिनलाइज है। तो अब इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इसको 3 जज बेंच के सामने भेजा गया है। मैरिटल रेप को लीगलाइज होना है या चाहिए या नहीं चाहिए, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपने आर्गूमेंट दे सकते हैं कि क्या आर्गूमेंट है या नहीं है। देखिए प्रो में इसके आर्गूमेंट ये हो सकता है कि बिल्कुल है भाई, अ मैन इज़ अ मैन, अ वुमेन इज़ अ वुमेन। अगर वुमेन को रेप हुआ है तो उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी गई है, तो बिल्कुल इसको रेप के अंदर कंसीडर करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ दी रिलेशनशिप। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं डिग्निटी के अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं अब्यूज टू दी वुमेन राइट्स है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट देंगे कि हो सकता है इसका मिसयूज़ हो जाए। तो आप मुझे और बताना कि मैरिटल रेप इंडिया में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिबेट है। इंडिया क्लाइम्स 7 पॉइंट्स टू 80 इन द पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, जिसमें पिछले साल इसकी रैंक 87 थी, अब वो 80 हो गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये PCS वगैरह में पूछा जाता है। अब इसकी रैंक कितनी, 80 है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जो सबसे टॉप पर है वो है सिंगापुर। अब आप बोलेंगे ये रैंक का क्या मतलब होता है। रैंक एक्चुअली ये होता है कि पासपोर्ट की रैंकिंग उस हिसाब से डिसाइड होगी कि कितनी कंट्रीज उसको फ्री एक्सेस दे रहा है, या कितनी कंट्री उसके वीज़ा को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके हिसाब से पासपोर्ट की रैंकिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी रैंकिंग है, वो है सिंगापुर की फर्स्ट रैंक, और 80th रैंक इंडिया का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्रीमिया इवैक्यूएट्स थाउजेंड्स आफ्टर फायर इन द मिलिट्री फैसिलिटी। देखिए सर, अभी पता चला है कि रशिया से क्रीमिया जाने वाली जो ब्रिज थी, कर्च ब्रिज, उस पर जो है कुछ दिन पहले वाटर ड्रोन जो ने अटैक करके उसको तोड़ दिया। अभी देखिए क्रीमिया में जो है, जो कि रशिया ने 2014 में ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ पे सर जी देखिए इस टाइप का जो है वहाँ के मिलिट्री ट्रेनिंग फील्ड में सर जी जो है वहाँ पर जो है ये ब्लास्ट हो गया। तो सर जी कुछ तो दिख रहा है गड़बड़ है क्रीमिया में, समझे बात हो कि नहीं, कुछ बहुत बड़ा चल रहा है रशिया मतलब क्रीमिया में, ठीक है। ऑपोजिशन टीम इंडिया टू टेक ऑन NDA इन LS पोल। आप बोलेंगे आप पहली बार सर पॉलिटिकल न्यूज़ ले रहे हैं। सर जी ऐसा है, क्या हुआ है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो मोस्ट ऑफ दी अपोजिशन पार्टी यानी 26 अपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक इंडिया कोलिजन बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल, समझ में आ रहा है, इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। पहली बात तो इस नेम पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि एम्बलम एक्ट करके है, उसके तहत आप इंडिया नाम नहीं रख सकते, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। अब इस पर ऑब्जेक्शन जरूर होगा 100%, ये कोर्ट में जाएगा जरूर ये मामला, ठीक है।
तो हो सकता है इन्हें नाम बदलना पड़े। फिलहाल ये सभी जो आपकी जो अपोजिशन पार्टीज़ है ये आपस में मिलकर एक कोलिजन अलायंस बनाई है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये एडिटोरियल बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको सही लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट जरूर करें, जो मैं पूछता हूँ उसको आप आंसर करें, तभी आपका इंगेजमेंट मालूम चल पाएगा और 2 वे प्रोसेस नज़र आएगा। अगर कोई भी कुछ भी पूछता है तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। एट द सेम टाइम अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज़ दी ओनली मोटिवेशन आई हैव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।